मैं श्री राम कुरेरिया, मेहता ऑर्गेनिक ग्रीन दमोह, जिसकी संचालिका श्रीमती वसुधा जयंत मेहता जी हैं। और आज हमारे जैविक एवं प्राकृतिक फार्म पर आईटीसी मिशन सुनारा कल नीति आयोग के संयुक्त तत्वाधान में दमोह ब्लॉक और पथरिया ब्लॉक के किसानों के लिए जैविक खेती और प्राकृतिक खेती कैसे की जाती है और किन माध्यमों से की जाती है, इसका प्रशिक्षण का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आदरणीय कृषि वैज्ञानिक श्री BL साहू जी भी और हमारी प्रबंधक श्रीमती पूनम मेहता जी भी उपस्थित रहेंगी। जय हिंद, जय भारत। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर BL साहू सर हैं और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गुरुचरण पटेल जी भी हमारे बीच में हैं और नीति आयोग ITC मिशन सुनहरा कल से दीपक भूरे सर भी हैं और मेहता ऑर्गेनिक फार्म से हमारे रामकृष्ण कुरेरिया जी भी हैं। तो आप सभी किसान भाइयों का और आदरणीय मंच का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज आप लोगों को यहाँ इकट्ठा करने का एक उद्देश्य ये है कि भाई अपन जो खेती तो करते आ रहे हैं, पर प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति में जो भी चीज़ें मौजूद है उनके समावेश से किस प्रकार से खेती की जाती है और किन किन चीज़ों का समावेश होता है। मेहता ग्रुप की जो ऑनर हैं वो आ गई हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। जो भी कुछ आप देख रहे हैं इनका मोटिवेशन है। ये जो खेती में किसी भी तरह का ओहदे की ज़रूरत नहीं होती। हमारे जो पूर्वज थे बहुत अच्छी खेती करते थे और आज भी बहुत अच्छी खेती होती है। पहले जो आप यदि अपने घर में बुजुर्गों से बात करेंगे, लाल गेहूँ दूसरे देशों से आया करता था और उस लाल गेहूँ को हमको खाना पड़ता था क्योंकि हमारे पास इतना अनाज का भंडार नहीं था। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति आई उसमें नई नई प्रजातियां, खाद का उपयोग हुआ और बहुत सारा प्रोडक्शन, इतना प्रोडक्शन हो गया कि आज हम दूसरे देशों को भी निर्यात कर रहे हैं। तो उसका जो श्रेय जाता है हमारे किसान, हमारे कृषि वैज्ञानिक, जो नीति निर्माता हैं उनको जाता है। ये सब मिलाकर के टोटली बना हुआ है। पंजाब हरियाणा जो क्षेत्र थे ये अग्रणी रहे हैं हमारे हरित क्रांति के लिए, लेकिन आज आप देखेंगे तो उसका विकृत रूप भी आपको देखने को मिलेगा। पंजाब हरियाणा, पंजाब जो हमारा राज्य है, एक संगरूर जिला है पंजाब में और वहाँ से एक कैंसर ट्रेन चलती है दिल्ली के लिए। जिस तरह से हमारे पंजाब हरियाणा से हर घर से एक व्यक्ति विदेश में होगा, मतलब कनाडा में होगा, उसी तरह से हर घर से एक कैंसर मरीज भी होगा। तो ये दूसरा पहलू भी है। हम कहीं ना कहीं उसको छोड़ करके हम इस चीज़ को ले लिए हैं। तो निश्चित रूप से आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज है और प्राकृतिक खेती एक ऐसा विकल्प है जो हमें बहुत बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। अभी बड़ा अच्छा लगा एक आपके बीच में एक हमारे युवा साथी बता रहे कि 1 एकड़ में हम प्राकृतिक खेती करके 4 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये वास्तव में ये सही बात है क्योंकि हमारा एक ट्रैक पे ये प्राकृतिक खेती नहीं आई है। आज भी जो हमारा किसान भाई यदि प्राकृतिक उत्पाद तैयार करता है, उसका सर्टिफिकेशन हो जाए, उसको अच्छी रेट मिल जाए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि हम किसान भाई उससे प्राकृतिक खेती से न जुड़े। और प्राकृतिक खेती के जो भी उत्पाद हैं वो हमारे किसान के पास ही उपलब्ध होते हैं। वो कहीं किसी बाजार व्यवस्था से लेने की जरूरत नहीं। आप देख रहे हैं चाहे नाडेप हो, चाहे हमारे वर्मी कंपोस्ट हो, जो किसान भाई अगर पशुपालन नहीं करता है वो खेती नहीं कर सकता। आज देखेंगे आप पूरी खेती हार्ड हो गई है हमारी। ट्रैक्टर से लगातार जुताई, बुआई, सारे जो ऑपरेशन होते हैं उसमें पूरी ज़मीन हार्ड हो गई। अब क्या होता है कि जैसे तेज़ बारिश होती है, पूरा का पूरा पानी बरस के और बह के निकल जाता, पानी नीचे जा ही नहीं रहा।
इतनी बारिश होने के बावजूद भी हमारे कुआं बावड़ी या जो हमारे ट्यूबवेल हैं उसमें पानी पर्याप्त नहीं आता है। और उसका कारण सिर्फ क्या है कि जो जमीन में जो पानी ठहरना चाहिए वो पानी ठहर नहीं रहा, रुक नहीं रहा, बह के निकल जा रहा। बारिश भी कम हो रही है, ये बात मानते हैं, लेकिन इतनी बारिश कम नहीं हो रही है कि अपन इस व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाते। इजराइल में तो अपने यहाँ से 1/4 भी बारिश नहीं होती, तो आप समझ लो वहाँ की खेती तो यहाँ से कई गुना अच्छी है। बस सिर्फ ये है कि हम अपनी ज़मीन को अच्छा तैयार करें, ज़मीन की जो व्यवस्था है, जो टेस्टिंग है, जो मिट्टी परीक्षण है, वो आप लोग करवाएं। और मिट्टी परीक्षण के बाद ही आप कोई भी खाद देने के लिए तैयार हो। नहीं तो क्या है, हम पता है कि हम 1 एकड़ में गेहूँ लगाएं, 2 बोरी DAP डाल देना है। अब पता ही नहीं है कि खेत को जरूरत भी है कि नहीं। पिछले 2 साल से हमने सब बंद कर दिया। हम ना कोई एक भी ना यूरिया यूज करते हैं, ना DAP, कुछ भी नहीं यूज करते हैं। और उसका श्रेय जाता है कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों को। उनकी प्रेरणा से हमने ये काम शुरू किया जैविक खेती का। और आज आप खुद हम लोग, आप लोगों ने शायद विजिट किया होगा, मैं तो नहीं थी तब, करा है इनको विजिट, आपने विजिट किया होगा हमारी फसलों का। अभी पिछले 1 महीने पहले पता चला था सबकी मसूर सूख रही। कई किसान जो वहाँ आते हैं हमारे यहाँ कोर्ट में, तो बोले मसूर सूख रही है, मसूर सूख रही। तो हमने कहा भाई हमारे यहाँ की तो मसूर नहीं सूखी, हमारे मसूर में कुछ नहीं हुआ। हमने पूरा जैविक खेती, हमने वर्मी कंपोस्ट और हमारे जो उत्पाद हैं, जो कि हम वर्मी वॉश है, घन जीवामृत है, महाखाद है, हमारे ये वैज्ञानिक बैठे हैं, ये बहुत अनुसंधान करते रहते हैं और बहुत से प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, धन्यवाद उनको। तो हमने वही उपयोग किया और आज हमारी ना तो मसूर की फसल, ना चना की फसल, किसी चीज में कोई नुकसान नहीं, ना तो चने में इल्ली लगी। और जो लोग हमारे यहाँ से खरीद के ले गए खाद, जिन्होंने ये इस खाद का, जैविक खाद का उपयोग किया है, वो भी बार बार फोन पर, उनसे भी हम लोग सतत संपर्क में, वो भी कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ की फसल जो है बहुत अच्छी है। तो आप लोग जैविक खेती करेंगे, जैविक खेती से आपको मार्केट मिलेगा, आज नहीं तो कल। देखिए ऐसा है कि हम जब खेत शुरू करते हैं तो पहले तो आपके जो भाटे आटे होते थे, पहले तो उसमें उसको ठीक करते हैं, उसके बाद हम उसमें हल चलाते हैं, मतलब ट्रैक्टर चलाते हैं। हल तो आजकल नहीं होता, ट्रैक्टर से जुताई उताई करते हैं, 1-2 बार जुताई होती है, प्लाऊ होता है, सब होता है। उसके बाद में हम जब फसल लगाते हैं तब हमको उस फसल का पहली बार उतना नहीं मिलता, पर बाद में धीरे धीरे मिलता है। तो इसी तरह से ये जैविक खेती भी है। पहले साल आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन निराश नहीं होना। हमको भी नहीं मिला था रिजल्ट, लेकिन निराश न होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने अपने यहाँ जो राहर लगाई है, आपको विश्वास नहीं होगा, ये राहर की दाल हमने यहीं बनवाई और ये राहर की दाल हमने 250 रुपये किलो दिल्ली में बेची। और लोग लेने वाले आज भी बोलते हैं, आज भी फोन करके यही कहते हैं, आपके यहाँ राहर की दालों तो किसी को बेचना नहीं प्लीज। हम अपनी गाड़ी, मैंने वो तो ये भी तक कहते हैं कि ट्रेन से नहीं भेज रहे, हम अपनी गाड़ी भेजेंगे, हम सब बुलवा लेंगे। तो आपको भी मार्केट मिलेगा और हम लोग भी मदद करेंगे, ऐसा नहीं है, आपको भी मार्केट मिलेगा, मिलता है मार्केट। अपन मेहनत कर दी, आप भरपूर करेंगे तो उसका फल भी पूरी तरह से मिलेगा आपको। आप गाय पालें, गोबर, देखिए प्राकृतिक खेती में बहुत ज्यादा पैसे की खर्च नहीं है। आप यूरिया लेने जाते हो, कितने देर, हमें तो पेपर में रोज ही पढ़ते हैं, इतनी लाइन लगी है, इतने रैक उतरे, फिर नहीं मिला, फिर किसान निराश हुए, फिर उन्होंने चक्का जाम किया, ये रोज ही पेपर में आता। आप उन सब से अच्छा, वो आप एक दिन गए, पूरा दिन आपको यूरिया के लिए लगा, नहीं मिला, दूसरा दिन भी बर्बाद हुआ, 2 दिन बर्बाद हुए। आपके पास में अगर जैविक खाद होगी, आप जैविक खाद का उत्पादन करेंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना लाइन में लग के, समय, आपका समय भी बचा और आपके जो अनाज उगेगा वो पौष्टिक होगा। अभी जितना आप देखें, आपने पहले शायद अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, पहले ऐसे कैंसर का रोग नहीं होता था, पहले इतनी डायबिटीज नहीं होती थी। आजकल 4 साल के बच्चे को डायबिटीज होती है।
छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है। कि इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये जो डीएपी, यूरिया और जो भी हम रासायनिक केमिकल्स उपयोग करते हैं, उसका वही कारण है। हम अपनी सब्जियों में, अब सब्जी में उन्होंने कहा कीड़ा लग गया, फलानी चीज डाल दो, ये हो गया, फलानी दवाई डाल दो। वो दवाई कहाँ तक अंदर तक जाती है और वो सब्जी को भी खराब करती है और आपके तो शरीर को खराब करती ही करती है। जहां तक हो आप रासायनिक खाद का उपयोग ना करने का प्रण लें, अपने आप इंडिया में बंद हो जाएगी रासायनिक खाद। तो इसी तरह से अगर आप लोग अपनी अपनी खुद की मुहिम चलाओ ना, एक जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, जिसके पास 1.5 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, धीरे धीरे शुरू करो भाई। और मिलेट्स के, जहां तक मिलेट्स का सवाल है, तो आपको ये बता दें कि हमारे बड़े शहरों में, मध्य प्रदेश के भी बड़े शहरों में बता दे रही हूँ मैं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सब जगह मिलेट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। आप रागी देख लें तो कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, आजकल लोग यही खाना पसंद करते हैं। महाराष्ट्र में चले जाएं आप, महाराष्ट्र में तो मैं कई जगह घूमी हूँ, महाराष्ट्र में साल भर वो ज्वार की फसल, ज्वार खाते हैं। ज्वार क्या है? गेहूं से ज्यादा पाचक होती है, सुपाच्य होती है। एक तो मोटी होती है और जल्दी पचती भी है। और बाजरा खाते हैं, और ज्वार, बाजरा भी वहाँ बहुत खाया जाता है। ठंड में वो 2 महीने खूब बाजरा खाते हैं और बाकी साल भर वो ज्वार की रोटी खाते हैं। ज्वार की रोटी, उसके साथ में गुड़ भी खाते हैं लेकर। तो ये हमारे शरीर के लिए, एक तो हमने ना केमिकल खा खा के अपना शरीर खराब कर लिया है। आज एंटीबायोटिक्स, डॉक्टर के पास जाते हो, वो इतना पर्चा पकड़ा देता है, सर्दी जुकाम हुआ, 700 की दवाई लिख दी। 700 की दवाई खाई, पेट तो खराब किया ही किया, शरीर भी खराब किया, इम्यूनिटी भी खराब की अपनी। तो जहां तक आप प्राकृतिक खेती पर जाएंगे तो आपको ये सब रोज रोज के रोग और दोष, ये सब वैसे भी मिटेंगे। अपने बच्चों को, हमें अपने बच्चों को भी तो देखना है। जो छोटे छोटे बच्चे बीमार होते हैं, जिनको डायबिटीज हो रही है, जिनको कैंसर हो रहा है, और भी कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, ये सब इसी का परिणाम है जो हम रासायनिक चीजें उपयोग करते हैं। रासायनिक दवाओं का जो छिड़काव करते हैं ना, उसका आप, हमारे यहाँ पहले जो रासायनिक चीजें हैं, वो धरती, अपनी जो धरती माता है, उसकी जो उर्वरता को खत्म तो करते ही करते हैं, उसको ठोस बना देते हैं। मतलब उसमें आपकी, अभी आप कर रहे हो यूरिया, आप कुछ साल बाद देखना आपकी जमीन में आप कितना भी यूरिया डाल लो, प्रोडक्शन होगा ही नहीं। कितना ही आप प्लाऊ कर लो, कितना ही आप ट्रैक्टर चला लो, लेकिन उसकी उर्वरता खत्म होती जाएगी तो जमीन से क्या मिलेगा? आप उलीचते जाओगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और उसके बाद हम अपने बच्चों को क्या दे जाएंगे? हम अपने बच्चों को दे जाएंगे कि भाई अब तुम जो कुछ मिले वो खाओ, नहीं तो बीमारी का घर बनाओ अपने शरीर को। ज़्यादातर अभी सुनने को मिला कि भैया लोग बोल रहे थे कि अभी हम लोग चालू कर रहे हैं खेती, तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा कार्य यही है कि सबसे पहले आप रिसर्च करें कि कौन सी खेती कितने दिनों तक चल सकती है, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है। जिस खेत में आप खेती कर रहे हैं वो खेत हमें नेक्स्ट जनरेशन को देना है, आने वाली पीढ़ी को देना है। तो क्या आप अभी वो खेती कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को हम वो खेत दे सकते हैं? क्या हम, हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों में हमें हमारी कृषि की तकनीक का असली जो तकनीक थी वो हमें पता थी। हर घर में गाय होती थी, हर घर में गोबर होता था, हर घर में गौमूत्र होता था। प्रॉपर मात्रा में इन सब चीज़ों को धन कहा जाता था, गोधन कहते थे, गोवर्धन कहते थे। तो हमें आज से, जब रासायनिक खेती के पहले हम जब खेती करते थे, तो हमारे पास उसकी प्रॉपर तकनीक थी कि किस प्रकार हम खेती को करेंगे, और उसी खेती के माध्यम से आज हमें ये खेती मिल पा रही है। यदि उस समय भी रासायनिक खेती होती तो आज शायद खेतों में कुछ भी नहीं होता। तो हम लोग इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं कि गाय को, कृषि को और किसान को आपस में
जुड़ें और जो तकनीक हमारी वेदों में है, जो तकनीक हम आप पूर्वजे हमारे अपनाते आए हैं, हम उस तकनीक पे वापस जाएं और आने वाली जनरेशन को हम वो जमीन दें जिसका उपयोग हमने किया। नहीं, आपसे अनुरोध है सभी से कि गाय को महत्व दें और गाय से प्राप्त होने वाली चीज़ों का प्रयोग करके अपने जीवन, क्योंकि गाय में समस्त प्रकार की खेती के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ गाय में भगवान ने पहले ही से ही डाल के भेज दिया है। अब किसी और चीज़ की जरूरत नहीं होती। एक गाय पूर्णतः जो भी अपने जीवन काल में देती है, जहाँ तक कि मरने के बाद अपने शरीर को भी देती है, तो वो भी यदि आप उपयोग करना चाहें कृषि के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग कार्य कर रहे हैं, आप लोग भी जुड़ें और महत्व को समझें। अकेला इकट्ठा नहीं करते, ठंड में और गर्मी में ही इकट्ठा करते हैं। ये ड्रम देख रहे होंगे, ये ड्रम पूरा वर्मीवाद से भरा हुआ है। हमारी यहाँ पे जो भी फसलें हैं हम लोग यही खाद बनाते हैं, यही दवाइयाँ बनाते हैं। पूरी फसलों में